Assalamu alaikum, my dear student of class 7. Welcome to online science classes. In the previous video we have discussed unit number 2, organ system in human beings. We have discussed in detail the digestive system of our body, human body. Now we have to start the respiratory system. Kindly open page number 15 of science book. Let's start with the respiratory system. Respiratory system कौन सा सिस्टम है? सांस लेने का निज़ाम. We use energy to walk, run, walk, work and digest our food. हमें क्या चाहिए इन सब कामों के लिए? चलने, भागने, काम करने के लिए, खाना हजम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. We use energy for everything. हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए. That goes in our body. जो कुछ हमारी बॉडी में हो रहा है उसे कंटिन्यू करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है. We obtain energy for all our activities by a process called respiration. अब ये एनर्जी हमें मिलती कैसे है? क्योंकि एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, रिस्पायरेशन, सांस लेने का अमल. इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस, रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से फूड जो है वो हमारा ब्रोकन होता है या ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज मीन्स उसको ऑक्सीजन मिलती है एनर्जी रिलीज करने के लिए. लास्ट वीडियो से मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से फूड ब्रोकन डाउन होता है और फिर उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन भी उसे चाहिए होती है, तो फिर वो एनर्जी रिलीज करता है. अब ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जिस तरीके से मैंने डाइजेशन का प्रोसेस बताया था इसी तरीके से रिस्पायरेशन का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन. बॉडी ऑक्सीजन लेती है कहाँ से? सराउंडिंग से, एयर से, हवा से, फॉर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए. एट द सेम टाइम इसी वक्त इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन. दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी सराउंडिंग से, फिजा से ऑक्सीजन अंदर लेती है और बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है. उसके बाद फिर हमारी बॉडी से हम अपने क्या एक्सहेल कर रहे होते हैं. जिस वक्त हम सांस अंदर ले रहे होते हैं उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल रही होती है. और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है. द लंग्स आर प्रेजेंस इन द स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द थोरैक कैविटी. लंग्स कहाँ पे? एक स्पेस होती है हमारे चेस्ट में, थोरैक कैविटी कहलाता है. कैविटी क्यों? खाली जगह, इसलिए कैविटी कहलाएंगे. तो यहाँ पे लंग्स होते हैं. द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स मेक्स अ साउंड यूज इन स्पीकिंग. आपके बिल्कुल हलक के पास लैरिंक्स होता है या फिर उसे वॉइस बॉक्स कहते हैं. इस वजह से आपकी आवाज़ आती है. The windpipe or trachea is held open by rings of cartilage, soft bone. The lungs are soft and spongy. The ribs protect the lungs. अच्छा, क्या होता है? जैसे आपने सांस लिया, कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल से लेते हैं, अपनी नाक से लेते हैं या मुंह से आपने ऑक्सीजन ली अंदर. फिर ये लैरिंग्स में गई, वॉइस बॉक्स के पास से होती हुई ट्रैकिया में आई. ट्रैकिया जो है एक्चुअली वो विंड पाइप है या सांस की नाली जिसे हम कहते हैं ना, कि ये सांस की नाली आपने बहुत कॉमन वर्डों में सुना होगा. तो ये क्या है? ये ट्रैकिया है. अच्छा, ये जो है इसके अंदर जो है वो बहुत सारे रिंग्स बने हुए, कार्टिलेज की बनी हुई है. कार्टिलेज माने सॉफ्ट बोन की बनी हुई है, जिसे हम नरम हड्डी कहते हैं, उसकी बनी हुई है. अच्छा, लंग्स का बताया है. लंग्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं बहुत और स्पंजी होते हैं, स्पंज टाइप के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं. रिब्स, पसलियाँ प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को. फेफड़ों को कौन प्रोटेक्ट करता है? फेफड़ों के ऊपर क्या होती है?
पसलियाँ होती हैं जिसकी वजह से जितना ये सॉफ्ट और स्पंजी स्ट्रक्चर है ये महफूज रहता है। इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स हेल्प ब्रिंग अबाउट ब्रीथिंग मूवमेंट। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो रिब्स में होते हैं, रिब्स के दरमियान होते हैं और ये ब्रीथिंग मूवमेंट में मदद देते हैं। When they contract, they pull the rib cage upward and the chest increase in volume। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी ये सुकड़ते हैं तो ये रिब केज को यानी पसलियों को ऊपर की तरफ जो है वो धक्का देते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। एंड चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, और हमारे जो चेस्ट है वो वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है। व्हेन दे रिलैक्स, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं वापस, दे लोअर द रिब केज एंड पसलियाँ थोड़ा नीचे की तरफ आती हैं। एंड चेस्ट डिक्रीजेज इन वॉल्यूम, चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है। ये आपने प्रोसेस देखा होगा जिसे आप लोग कहते हैं अपनी ज़ुबान में कि पेट हिल रहा है। सांस जब आप लोग लेते हैं तो अगर किसी के आप देखें तो उसका पेट जो है वो हिल रहा होता है, तो वो क्या है, वो यही प्रोसेस है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पेट थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा होता है, फिर ऊपर आता है तो पुल हो रहे हैं, खिंच रहे हैं। तो ये मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं? ये इंटरकोस्टल मसल हैं जो ब्रीथिंग मूवमेंट कर रहे हैं, सांस की मूवमेंट कर रहे हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये रिब केज को ऊपर की तरफ देते हैं। हम देखते होंगे आपको पेट ऊपर की तरफ आ गया, वो एक्चुअली पेट के मसल्स आपके ऊपर आ रहे होते हैं। एक्चुअली वो रिब केज होती है, पसलियाँ ऊपर की तरफ आ जाती हैं और चेस्ट अपने इंक्रीज हो जाता है साइज में। और जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं, आप समझते हैं कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है, वो एक्चुअली वो रिब केज है, वो अपने वॉल्यूम में वापस जा रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो ये सांस लेने का अमल है जो आप लोग अपनी डेली रूटीन में देखते हैं, और उसको आज मैंने इस तरह से बताया कि वो ये वाले मसल्स की मूवमेंट होती है। द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। अच्छा, विंड पाइप, ये जो विंड पाइप आ रहा है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ये क्या कहला रहा है? ब्रोंकाई कहलाता है। ये विंड पाइप आया, जो मैंने कहा सांस की नाली है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू 1000 ऑफ नैरो ट्यूबल्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स विच एंड इन टाइनी एयर सैक और एल्वोई। अच्छा, अब ये ब्रोंकस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे विंड पाइप है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि दो लंग्स हैं, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसके बाद फिर ये थाउजेंड्स ऑफ लंग्स के जो इसमें डिवाइड होगा ब्रोंकस, उसको ब्रोंकस कहेंगे, ब्रोंक्यूल कहेंगे। और ब्रोंक्यूल जो है वो एयर सैक में जाके ख़त्म होगा, एयर सैक बने हुए जो कि कहलाते हैं एल्वोई। एल्वोई हैव थिन मॉइस्ट वॉल। इस एल्वोई के पास थिन, पतली, मॉइस्ट, नमी वाली दीवारें होती हैं, सो डैट गैसेस कैन पासेस एयर। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड कैपिलरीज विच कैरी गैस टू एंड फ्रॉम द सरफेस। दिस इज वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। अब आपने यहाँ पे सांस ली, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आई, यहाँ से होती हुई यहाँ पे गई, इस लंग के पास गई, फिर ये ब्रोंक्यूल में गई, फिर एल्वियोई में गई, फिर यहाँ पे ये सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं ना ये एल्वियोई। तो ये कहाँ, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन आपके लंग्स को दे दी। और लंग्स जो है वो ब्लड कैपिलरीज के साथ होते हैं, खून की नालियाँ होती हैं, इस तरह खून की नालियों में भी ऑक्सीजन चली गई। फिर वो हार्ट पंप करता है ब्लड, तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाता है। फिर जब हार्ट जो एक तरफ से वापस लेकर आ रहा होता है खून, वेन्स वापस लेकर आ रही होती हैं, जो ब्लू कलर की होती हैं वो वेन्स होती हैं, वो खून वापस लेकर आ रही होती हैं। तो वो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो सप्लाई करके आ गई पूरी बॉडी में, तो अब उनके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें आ जाती है और फिर इस तरीके से हम रिलीज कर देते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। डायफ्राम इज अ शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग मूवमेंट। डायफ्राम भी एक मसल्स की शीट होती है जो मूवमेंट में, ब्रीथिंग मूवमेंट में मदद देती है।
जब डायफ्राग्राम रिलैक्स होते हैं, इट बल्जेस अपवर्ड एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट. व्हेन द डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट इट फ्लैटन आउट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट. डायफ्राग्राम भी मसल्स की शीट होती है, वो भी इसी तरीके से जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये ऊपर की तरफ आती है, और जो रिलैक्स होती है इसमें बिल्कुल इंटरकोस्टल मसल से अपोजिट होता है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये फ्लैट हो जाती है बिल्कुल, और चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है. जबकि कॉन्ट्रैक्ट होने पर उसको चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब हो रही है तो वो इंक्रीज कर रही है चेस्ट का वॉल्यूम, और जब वो रिलैक्स हो रही है तो वो डिक्रीज कर रही है चेस्ट का वॉल्यूम. अच्छा, हाउ एयर चेंजेस इन द लंग्स. ये चार्ट देखें. ऑक्सीजन आप 21% ले रहे हैं, सही है, और आपको बाहर आप रिलीज कितनी कर रहे हैं, 16%. कार्बन डाइऑक्साइड आप इतने परसेंट ले रहे हैं, इतने परसेंट रिलीज कर रहे हैं. नाइट्रोजन जितनी ले रहे हैं उतनी रिलीज कर रहे हैं. वाटर वेपर आप थोड़ा सा लेते हैं, मगर बहुत ज़्यादा आपके स्वेटिंग वगैरह के जरिए वाटर वेपर रिलीज हो जाता है. ये लंग्स में आपको बताया है कि इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है. कंपेयरिंग रिस्पायरेशन एंड बर्निंग. बर्निंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है. बोथ रिलीज एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल. एनर्जी रिलीज करके जब आप सांस लेने का आपके जिस्म में प्रोसेस हो रहा है, तो इसके बदले में आपकी बॉडी में एनर्जी बन रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. बोथ यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. बर्निंग क्या मतलब, किसी भी चीज़ को जलाना. जैसे आप लकड़ियाँ जला रहे हैं, आप कोई भी चीज़ जला रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें भी ये होता है कि आप जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी आप आग नहीं लगा सकते. आप ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में आग लगा सकते हैं या किसी चीज़ को जला सकते हैं. और बर्निंग क्या करती है, वो भी ऑक्सीजन यूज़ करती है, और रिलीज़ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसी तरीके से जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं फ्रॉम अ फ्यूल. हम भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं. अब डिफरेंस क्या है, इसमें फ़र्क क्या है. रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी मोर स्लोइंग देन बर्निंग. रिस्पायरेशन में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती जितनी कि एक बर्निंग में होती है. आपने देखा बर्निंग आप कर रहे होते तो कितनी जल्दी आपका फूड कुक हो जाता है. तो रिस्पायरेशन में तो हम इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बना रहे होते. द रेट ऑफ रिस्पायरेशन कैन बी कंट्रोल कर सकते हैं रेट ऑफ रिस्पायरेशन को. ठीक है. रिस्पायरेशन प्रोड्यूस ओनली हीट. सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है रिस्पायरेशन. और बर्निंग प्रोड्यूसेस लाइट एज वेल एज हीट. जब आप किसी चीज़ को जलाएं तो वहाँ पे रोशनी भी तो हो जाती है. तो मगर रिस्पायरेशन में तो ऐसा नहीं होता कि रोशनी हो जाए. सिर्फ आप जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं. अब आते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज़ की तरफ. बीमारियाँ क्या होती हैं, सांस लेने की या जो भी हमारे ये ऑर्गन सिस्टम है, इसमें रिस्पायरेशन में जो ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या बीमारी होती है. स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर विच किल मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर. स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसकी वजह से लंग कैंसर होता है, और लाखों की तादाद में, हर साल लाखों की तादाद में लोग स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं. स्मोकिंग जो है वो हमारे लंग्स में धुआं भर देती है, हमारे लंग्स को तबाह कर देती है. लंग्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, जिसकी वजह से कैंसर और दूसरी बीमारियां होती हैं. देखिए, कैंसर इज़ अ डिजीज़ वो बीमारी है जिसमें सेल स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली. जिसमें सेल जो है वो बहुत जल्दी डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अपने कंट्रोल में नहीं होते. आपकी बॉडी का एक सिस्टम है, उसमें सेल खुद ही बनते हैं और खुद ही अपनी एज पूरी होने पे नए बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर डिवाइड होते हैं, फिर नए बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं. मगर कैंसर वो बीमारी है जिसमें सेल इतनी तेज़ी से बनना और ख़त्म होना शुरू होते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. उन सेल्स की रिप्रोडक्शन को हम सही नहीं कर सकते. लंग कैंसर कैन प्रोड्यूस अ ग्रोथ. लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, वो ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, ब्रोंकस को ब्लॉक कर देता है, मेकिंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट. फिर सांस नहीं आती. फेफड़ों का जिसे कैंसर होता है, फिर उस शख्स को सांस नहीं आती
क्योंकि उनका ब्रोंकस जो मैंने आपको पीछे तस्वीर में डिस्कस किया था वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगी। ब्रोंकस मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे है, ये इसके साथ एल्वियोलाई है, तो ये एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को, ऑक्सीजन दे रहा है और वापस क्या कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो फिर जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी, तो फिर जाहिर सी बात है वो शख्स सांस नहीं ले सकता। एम्फीसीमा इज़ अ लंग कंडीशन। एम्फीसीमा एक बीमारी है जिसमें वॉल ऑफ एल्वियोलाई बिकम थिन एंड वीक। एल्वियोलाई जो है वो एयर सैक है, वो क्या होते हैं, उसकी दीवारें पतली हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। दे एवेंचुअली ब्रेक डाउन, यहाँ तक कि वो टूट जाती हैं। लिविंग लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन लंग्स, सो डेड ब्रीथिंग बिकम पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट। दिस इज़ यूजुअली काउज्ड बाय हैवी स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा चीज़, एक गलत किस्म का धुआं आप अपने फेफड़ों में डाल रहे हैं, तो क्या होता है, ये एल्वियोलाई है ना, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और टूट जाती हैं। फिर जब इनकी वॉल्स टूट गई तो समझें यहाँ से एल्वियोलाई ख़त्म, यहाँ से एल्वियोलाई ख़त्म, तो ये जो है वो लंग्स एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत तकलीफ़ दे हो जाती है। आपका सांस लेना पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और मुश्किल दुश्वार हो जाता है। ये किस वजह से होता है, ये भी हैवी स्मोकिंग की वजह से होता है। अच्छा, ब्रोंकाइटिस क्या है कि एयर पैसेजेस को लंग्स में इन्फ्लेमेट कर देता है, यानी कि वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ख़राबी पैदा हो जाती है। ये इन ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इस एबिलिटी को ख़त्म कर देता है कि लंग्स में से एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, लंग्स के अंदर जो पावर होती है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की, वो ख़त्म करता है। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, मगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं इस कंडीशन को, ब्रोंकाइटिस को बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट बना देते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, किस तरीके से हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन माने पहले से वो प्रिकॉशनरी आप कर लें कि जना एहतियात करनी है, वो प्रिवेंशन होती है। और ट्रीटमेंट माने अब आपको बीमारी हो गई, अब आपको इलाज कैसे करना है। डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी काउज्ड बाय, क्यों होती हैं सांस लेने की बीमारियां। आप मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम अपने अंदर ले लें, जैसे आजकल कोविड-19 है। कोविड-19 क्या है, आप लोग अपने नाक के ज़रिए एक जरासीम, अपने मुंह के ज़रिए एक जरासीम जो है वो अपने अंदर ले रहे हैं। आपको कहा, अब आप कहेंगे कि नाक के ज़रिए तो नहीं ले रहे, हर जगह कहा जाता है कि हाथ नहीं मिलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं। तो हाथ धोने को इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपने फेस को टच करेंगे, जब आप अपने नाक को टच करेंगे तो वो जरासीम कहीं से आपके नाक या फेस पे ना जाए, जब भी आपको मास्क लगाने को कहा जाता है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इनहेलिंग डिजीज़ टर्म, कोई भी बीमारी वाले जरासीम अपनी सांस में लेने से आपको सांस की बीमारी होती है। कोविड-19 एक्चुअली इज़ अ रिस्पिरेटरी डिजीज़, वो भी रिस्पिरेटरी डिजीज़ है जो आपके जाके लंग्स को अफेक्ट करती है। आपने सुना होगा जो लोग शदीद इसकी वजह से बीमार होके जिनका इंतकाल हो जाता है, तो वो उनको क्या होता है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। डस्ट, अगर आपने मट्टी अपनी सांस में बहुत ज़्यादा ले ली, जब भी आपको रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगी। केमिकल फ्यूम्स ले लिए, केमिकल फ्यूम्स का क्या मतलब है, केमिकल जहाँ पे बहुत लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, तो वो उनकी सांस में जा रहे हैं, उनके लंग्स में जा रहे हैं, तो वो केमिकल भी उनके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़राब कर रहा है। और लंग इन्फेक्शन से बचने का तरीका क्या है, प्रिकॉशन क्या है। मेंटेन योर फिज़िकल फिटनेस, अपने आप को फिट रखें, बैलेंस मील खाएं, अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस। ये तो आपको बार बार आजकल कहा जाता है कि ओवर क्राउडेड जगह पे ना जाए जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, मगर ये बुक आपकी जब प्रिंट हुई थी या बुक जब एडिशन हुआ था इसका, तो जब तो कोई कोविड-19 की कोई चीज़ नहीं थी, तो अभी चंद महीने पहले की बात है, मगर फिर भी आपसे ये बात कही गई थी कि ओवर क्राउडेड जगह पे नहीं जाया करें। और बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस का मतलब होता है कि कहीं अच्छी हवा का अच्छा निज़ाम, उस जगह पे ना जाए जहाँ पे वेंटिलेशन का
पूरा प्रोसेस नहीं है, वेंटिलेशन की जगह नहीं है। अच्छा, कैसे ट्रीटमेंट होगा अब इनका? पहले आपको बताया कैसे होता है, फिर आपको बताया आप कैसे सही रह सकते हैं, और अब अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो अब आप कैसे सही होंगे। एंटीबायोटिक मेडिसिन लेंगे जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, आपको लिख कर देगा, तो इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पायरेटरी डिजीज़ समझा दी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम समझा दिया। इस चैप्टर में यही 2 ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना था। एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, इस वीडियो में रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया। लेट्स मूव टुवर्ड द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 18। एक्सरसाइज नंबर 1, नेम द करेक्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ब्लैंक्स हैं सारी, आपको यही फिल करनी है। 9 ब्लैंक्स हैं आपके पास ये, और आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ना है। फूड किस में ब्रोकन होता है, किस तरीके से डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है, बाइल जूस कहाँ बनता है, इंटेस्टाइनल जूस कहाँ बनता है, वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है अनडाइजेस्टेड फूड से। ये मैं सब आपको बहुत डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ये आपने दोबारा रीड करना है चैप्टर और फिर इसको फिल करना है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि अब फूड डाइजेस्ट हो गया, अब एब्जॉर्ब कहाँ होगा, किस जगह होगा, ये यहाँ पे लिखना है। ये आप वीडियो दोबारा देखिएगा, रीड करिएगा चैप्टर को, और ये ब्लैंक्स को करेक्टली फिल कीजिएगा। In the next video we will start unit number 3, transport system. Till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.